chapter 12 of class 8. The name of the chapter is My Experiments with Truth. ये कहानी है महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस, सच्चाई के लिए उनके एक्सपीरियंस। लोग सोचते हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अगर हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो क्या हम एक महान आदमी नहीं बन सकते, तो वैसा नहीं है। गांधी जी के बचपन की बातों के बारे में अगर आप देखो सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कितने महान आदमी बने। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के सबसे ज़्यादा प्रभावी आदमी थे महात्मा गांधी उस वक्त। बट वट काइंड ऑफ ए स्टूडेंट हैड ही बीन? ऑफ आवर क्यूरियोसिटी दिस रिगार्ड इज अंडरस्टैंडेबल and the answer can be found in his own autobiography, My Experiments with Truth, and some carefully preserved records of one of the school in which he studied. वो किस तरीके के स्टूडेंट थे, इसके बारे में जो क्यूरियोसिटी है, वो क्यूरियोसिटी हमें कैसे, उस क्यूरियोसिटी को हम कैसे समझ सकते हैं? क्यूरियोसिटी को जानने के लिए हमें जो उनकी खुद की लिखी हुई जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और कुछ रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करे गए हैं बहुत केयरफुली, वहाँ से रिकॉर्ड प्रिजर्व करे गए हैं जिन स्कूलों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से कुछ रिकॉर्ड्स लिए गए हैं, तो उनसे पता चल जाएगा कि वो किस तरीके के स्टूडेंट्स थे। गांधी जी हैड चेंज्ड many school before the age of 10 but spent 7 years in a high school in राजकोट। गांधी जी ने बहुत सारे स्कूल बदले थे 10 साल की एज में, लेकिन 7 साल राजकोट के हाई स्कूल में उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया, 7 साल। He tells us that he was certainly not regarded as a dunce। वे हमें बताते हैं कि वह बहुत ज़्यादा निश्चित रूप से ऐसा कहा सकता है कि मैं एक डंस तो नहीं था, मतलब मंद बुद्धि वाला तो मैं खैर नहीं था। His certificates of progress and कैरेक्टर वर नेवर बैड। उन्हें उनके जो सर्टिफिकेट्स थे, प्रोग्रेस और कैरेक्टर के जो सर्टिफिकेट्स थे वो इतने बुरे नहीं थे। he even won prizes at the end of the second standard and scholarship in classes 4 and 5, and yet he says with characteristic modesty that was only due to luck and not merit। उन्होंने जो प्राइज़ जीते थे वो सेकंड क्लास में जीते थे, और स्कॉलरशिप जो मिली थी 4th और 5th में उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। फिर भी वो कहते हैं कि जो उनका कैरेक्टर था वो औसत दर्जे का था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बेकार नहीं था। और ये जो उन्हें मिले थे, जो मेरिट वगैरह उन्हें मिली थी, वो बाई चांस लक से मिली थी। In the later years, however, his attendance became lax, a mere 110 rise out of 238 in standard third. For example, उनकी अटेंडेंस कैसी होती थी? 238 दिन में से 110 दिन की उनकी अटेंडेंस थी थर्ड स्टैंडर्ड में। एग्जाम्पल के तौर पर हिज मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशंस नॉर्मली एवरेज बिटवीन 45% एंड 55%, और उनकी जो एनुअल एग्ज़ाम था नॉर्मली उनका एवरेज था लगभग 45% से 55% तक। ही वॉज इवन मेड टू रिपीट अ ईयर पार्शली ड्यू टू पुअर अटेंडेंस बिकॉज ही हैड टू अटेंड टू हिज सिक फादर एंड हिज न्यूली वेडेड वाइफ। और उन्हें एक बार एक साल रिपीट भी करना पड़ा था अपनी कम अटेंडेंस के कारण। और उनकी अटेंडेंस कम क्यों हुई थी? क्योंकि उनके जो बीमार पिता थे उनकी देखभाल करनी थी, उनके पिताजी भी बीमार हो गए थे, और उनकी जो नई नवेली जो पत्नी थी वो भी उनकी देखभाल करने की वजह से उनका एक साल खराब हो गया था। ही देन बिकेम अ सीरियस स्टूडेंट एंड गॉट एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 66.5%, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही सीरियस स्टूडेंट बन गए थे, और फिर उन्होंने 66.5% मार्क्स उन्होंने मिले थे। जिस टाइम गांधी जी पढ़े थे उस टाइम 66.5% लाने का मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती थी। उस वक्त इतने अच्छे मार्क्स नहीं आया करते थे। ही कुड नो लॉन्गर बी कॉल्ड मेडिकल स्टूडेंट्स। वो बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, लेकिन एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। द मैट्रिकुलेशन एग्जाम सॉ हिम सिक्योर द 404th रैंक आउट ऑफ 799 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। मैट्रिकुलेशन के टाइम पर जो 799 बच्चे जो पास हुए थे उनमें से 404वीं रैंक गांधी जी की आई थी। हिज मार्कशीट, उनकी मार्कशीट में था कि इंग्लिश में 200 में से 89 थे, गुजरात में 100 में से 45.5, मैथमेटिक्स में 175 से 59 और जनरल नॉलेज में 150 से 54। सो मच फॉर हिज एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो ये तो रहे उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स। बट डिड ही कॉप इक्वली वेल विद ऑल द सब्जेक्ट्स ही हैड टू स्टडी। लेकिन क्या वो सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर ध्यान देते थे? इन हिज ओन वर्ड्स, उनके खुद के शब्दों में, इंग्लिश जो थी मीडियम थी किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए 4th स्टैंडर्ड से, मतलब जब 4th क्लास में बच्चा आ जाता था तो तब
तब इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना ज़रूरी होता था। आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली एट सी, और मुझे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी जब वो 4th स्टैंडर्ड में आ गए थे। ज्योमेट्री वॉज अ न्यू सब्जेक्ट इन विच आई वॉज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी। ज्योमेट्री एक नया सब्जेक्ट था 4th क्लास में। ज्योमेट्री एक नया सब्जेक्ट था जिसमें कि उसमें बहुत ज़्यादा वो अच्छे नहीं थे, और ऊपर से वो लैंग्वेज भी इंग्लिश में हो गई थी, तो उसने उस कठिनाई को और भी ज़्यादा वो कठिन अब उसने लगने लगी थी कि कैसे वो ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल बट आई वुड नॉट फॉलो हिम। टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया लेकिन मैं उन्हें नहीं फॉलो कर पाया, नहीं समझ पाया तब भी मैं उस सब्जेक्ट को। ऑफन आई वुड लॉस हार्ट एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द 3rd स्टैंडर्ड, और तब तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद मुझे अब वापस से 3rd क्लास में ही चले जाना चाहिए। Well, however, with the much effort, I reached the 13th proposition of Euclid. The utter simplicity of the subject was suddenly revealed to me. फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास करा, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद जब मैंने यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, मैथ्स के गणितज्ञ थे बहुत बड़े, तो उनकी एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन 13 प्रोपोजिशन को जब उन्होंने सोल्व करी तब वो सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और फिर वो जो दिक्कत थी वो उनकी दूर हो गई, उन्हें समझ में आने लगा। और एक सब्जेक्ट जो कि इतना प्योर और सिंपल है, उस जो कि सिर्फ एक रीजनिंग पावर से ही सोल्व हो सकता है, फिर तो वो समझ गए थे कि ये बिल्कुल कठिन हो ही नहीं सकता। Ever since that time, there was nothing to memorize. Whereas in Sanskrit, I thought everything had to be learned by heart. तो उस समय ज्योमेट्री और जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को भी याद नहीं किया जा सकता है, वो भी समझने की चीज़ है। बल्कि अब जबकि संस्कृत को आप कह सकते हैं कि संस्कृत को याद करें या संस्कृत याद करने से होती है, लेकिन अगर हम उसे भी दिल से याद करें तो वो भी याद हो जाती है। Did the frail but agile Gandhi enjoy physical education and sports? पतले दुबले लेकिन फुर्तीले गांधी जी को क्या फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इंजॉय आता था? इन द हायर क्लासेस द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज बट ही डिसलाइक्ड बोथ। उस समय स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को लड़कों के लिए कंपलसरी कर दिया था, लेकिन उन्हें दोनों ही पसंद नहीं थे। ही नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, वो किसी भी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लेते थे, क्रिकेट में भी और ना ही फुटबॉल में। उससे जब वो कंपलसरी हो गया था उससे पहले वो किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लेते थे। माई इलनेस ही सेज वाज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अलूफनेस विच आई नो सी वाज रोंग। लेकिन मेरी क्यों वो ऐसे हुए, क्योंकि बीमारी की वजह से ऐसा हुआ, और उनका वो अलग होने का क्रिकेट और जिम्नास्टिक से अलूफनेस मतलब होता है अलगाववाद, मतलब उस चीज़ से अलग होना। और उसका अलग होने का क्या रीज़न था, जो भी रीज़न था या जो भी बात थी वो मतलब उन्हें वो कहते हैं कि अब मुझे पता चलता है कि वो मैं बिल्कुल गलत था। आई देन हैड द फॉल्स notion that gymnastics had nothing to do with education. Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training. जिम्नास्टिक के बिना एजुकेशन हो ही नहीं सकती। अगर पहले ऐसा गांधी जी को बाद में एहसास हो गया था कि मेंटल जो ट्रेनिंग होती है उस मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ मतलब खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी मेंटल ट्रेनिंग भी हो पाएगी। Another regret that गांधी जी felt in later years was about the neglect of handwriting. दूसरा एक और पछतावा था गांधी जी को, वो था हैंडराइटिंग का। वो अपनी हैंडराइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उन्हें ऐसा लगता था इंग्लैंड के दिनों में तो ही हैड पेड लिटिल अटेंशन टू हिज हैंडराइटिंग। इंग्लैंड में तो फिर भी वो थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया करते थे अटेंशन उस पर हैंडराइटिंग पर। बट लेटर व्हेन ही वाज एडुकेटेड देयर ही रिपेंटेड ऑफ हिज नेगलेक्ट। लेकिन वहाँ पर जब वो एडुकेटेड हो रहे थे वो अपनी नेगलेक्ट पर उन्हें मतलब पछतावा हुआ, कोशिश पूरी करी उन्होंने करने की। टू क्योर हिम आई सा दैट बैड हैंडराइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। वो कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की हैंडराइटिंग अगर ख़राब है तो इसका मतलब है कि उसकी एजुकेशन इम्परफेक्ट है, अधूरी शिक्षा है बिना अच्छी हैंडराइटिंग के। गांधी जी ने ऐसा कहा था। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट। मैंने उसे सुधारने की कोशिश भी की लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आई कुड नेवर रिपेयर द नेगलेक्ट ऑफ माई यूथ। अपनी जवानी के अनदेखेपन से मैं इसे
सुधार नहीं कर पाया, मुझे उसी वक्त सुधार कर लेना चाहिए था शुरू में ही। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्न्ड बाय माई एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। जितने भी आज के युवा और युवतियाँ हैं, मैन वुमेन हैं, मैं उन सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि वो अपनी हैंड राइटिंग को एजुकेशन का एक ज़रूरी पार्ट समझें और उस पर ज़रूर ध्यान दें कि हैंड राइटिंग को ज़रूर अपनी अच्छी करें। Despite his rather ordinary performance in examination, Gandhiji's middle school teacher marked his conduct as very good. इन सब सामान्य ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बावजूद, एग्जामिनेशन में बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहती थी उनकी, उसके बावजूद भी गांधी जी को मिडिल स्कूल टीचर ने बहुत ही अच्छा कंडक्ट मार्क किया था, मतलब उनको बहुत ही अच्छा बताया था। द रिकॉर्ड्स आल्सो प्रोवाइडिंग ग्लिम्पसेस of some writing that Gandhiji did in his English paper. इंग्लिश पेपर में उनके लिखने से पता चलता है कि वो उनका रिकॉर्ड अगर उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर कितनी चमक थी उनके लिखावट में। Perhaps an essay that he wrote in about 40 lines on the advantages of a cheerful disposition encouraged him to become that rare politician who was never known to have lost his temper. उनके 40 लाइन का उन्होंने 40 लाइन का एक ऐसे लिखा था, वो ऐसा था कि हंसमुख होने के क्या फ़ायदे हैं, उस बात पर उन्होंने 40 लाइन लिखी थी और वो लाइन इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई थी कि वो जो है आगे चलकर बहुत ही रेयर ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो कि अपना टेम्पर, अपने गुस्सा नहीं खोते हैं, वो एक इस तरीके के पॉलिटिशियन बने थे। उन लाइनों से ही उनकी इस चीज़ का पता चलता है। 25 मार्क्स उन्हें पोएम बताने के लिए मिले थे, जो कि किस बात के लिए उन्होंने जो कि डिस्क्राइब करी थी कि कैसे जीसस किसके लिए रिप्रेजेंट होते हैं, गरीबों के लिए रिप्रेजेंट होते हैं और अमीरों के लिए नहीं, और उन अमीरों के लिए रिप्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि रथों पर तेज़ रफ्तार के साथ जो दौड़ते हैं। माइट नॉट दिस एक्सरसाइज हैव स्ट्रोक्ड एन अर्ली अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। अन्याय और एक्सप्लॉयटेशन की इस पहले ही अवेयरनेस से कुछ भी इस अभ्यास से ये पूर्व में ही सब की जानकारी हो जाती है कि क्या ये सब सही है। सच आर द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अ स्टूडेंट हु लेटर exerted an influence on countless Indians and turned ordinary teachers, lawyer, clerk and the like into nationalists with heroism and spirit of self-sacrifice। ये रिकॉर्ड से अगर एक बच्चे के रिकॉर्ड्स, मतलब एक ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे इंडियन को उन्होंने अपने बातों से प्रभावित कर दिया था। वो एक ऐसे इंसान थे जो कि किसी भी ऑर्डिनरी पीपल को भी बदल सकते थे, और चाहे वो टीचर हो, लॉयर हो, क्लर्क हो और इसी तरीके से कोई भी हो, वो उनको सामान्य लोगों को भी मतलब एक सेल्फ सेक्रीफाइस की स्पिरिट और हीरोइज्म में वो बदल देते थे। इट हैज़ बीन सेड दैट गांधी जी कुड फैशन हीरोज आउट ऑफ कॉमन क्ले। दिस फर्स्ट एंड अनडाउटेडली हिज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वाज विद हिमसेल्फ। गांधी जी का इतना असर होता था कि एक साधारण आदमी को वो हीरो बना देते थे। इस बात का एग्जाम्पल खुद वो खुद ही थे कि वो कितने साधारण थे और वो फिर क्या से क्या हो गए थे। आई होप आपको गांधी जी की सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी और हम भी उनकी बातों को फॉलो करेंगे। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।